शेर की तरह पूरी ताकत से तैयारी करनी है एग्जाम की। फ्यूचर ऑफ इंडिया स्वागत है आपका। इस प्लेलिस्ट में हम क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरे के पूरे चैप्टर को क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इसका फायदा ये होगा कि जैसे जैसे हम टॉपिक्स कवर करते जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि उस टॉपिक के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको हर क्वेश्चन का एक सुटेबल आंसर भी मिल जाएगा। पूरे के पूरे चैप्टर को इन वीडियो लेक्चर्स में से पढ़ने के बाद जब आप अपनी साइंस की बुक में से पढ़ोगे तो आप रियलाइज करोगे कि हर एक टॉपिक को कंप्लीट डिटेल के अंदर हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। इन वीडियो लेक्चर्स को देखने का मैक्सिमम बेनिफिट तब होगा जब आप इन वीडियो लेक्चर्स को सीरियल ऑर्डर में देखोगे, मतलब लेक्चर 1 फिर 2 3 4 एंड सो ऑन। तो जल्दी से आप तैयार हो जाओ और वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दो। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जहां तक कवर कर लिया था अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ ट्रेन हैविंग एन इंजन एंड 5 वैगन्स इज एट रेस्ट। एक ना ट्रेन है, ट्रेन के अंदर आगे उसका इंजन है और इंजन के पीछे 5 डिब्बे हैं, 5 वैगन्स हैं और अभी जो ट्रेन है वो रेस्ट पे है। रेस्ट मतलब रुकी हुई है, वेलोसिटी इसकी 0 है। मास ऑफ इंजन इज 10,000 किलोग्राम। ये जो आगे वाला इंजन है ना उसका मास हमें दे रखा है 10,000 किलोग्राम एंड मास ऑफ ईच वैगन इज 2,000 किलोग्राम। और हर एक वैगन का जो मास है ना वो 2,000 है। तो टोटल यहाँ पे 5 वैगन्स हैं तो 2,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल 10,000 आ जाएगा। तो ये वाले जो वैगन्स हैं, वैगन्स का जो कलेक्टिव मास है, इन पांचों का कलेक्टिव मास भी 10,000 किलोग्राम है। कैलकुलेट इट्स मोमेंटम। अब आपने इस ट्रेन का ना मोमेंटम निकालना है। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखो मोमेंटम निकालना है ना तो मोमेंटम का फॉर्मूला यूज करेंगे। मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं एंड मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऐसा करने से आपके पास मोमेंटम आ जाता है। देखो यहां पे ना अपने ट्रेन का मोमेंटम निकालना है तो ट्रेन का जो टोटल मास है वो पुट करना होगा। ट्रेन के मास के अंदर आएगा मास ऑफ इंजन प्लस मास ऑफ 5 वैगन्स। इंजन के मास के अंदर ये पीछे वाले 5 वैगन के मास को भी आपने ऐड करना है। तो 10,000 किलोग्राम का इंजन था, एक वैगन का जो मास है वो 2,000 है, पर यहां पे तो 5 वैगन्स हैं तो 2,000 को 5 से मल्टीप्लाई करो वो भी 10,000 आता है। तो 10,000 इंजन का मास और 10,000 ये 5 वैगन्स का मास, दोनों को ऐड करके 20,000 आ जाएगा। तभी मास की जगह पे ना 20,000 पुट किया है। v की जगह पे 0 इसलिए पुट किया है क्योंकि ट्रेन रेस्ट पे है ना। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है। तो v की जगह पे आप 0 पुट करो। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट 0 ही होता है। तो जब तक ट्रेन रुकी हुई है उस समय उसका मोमेंटम 0 है क्योंकि उस समय वो मोशन में ही नहीं है। मोमेंटम ये बताता है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन कितना है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मूव ही नहीं कर रहा, तो उसका मोमेंटम 0 आएगा क्योंकि वो मूव ही नहीं कर रहा, उसके अंदर अभी मोशन है ही नहीं। और मोमेंटम का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। भले ही आंसर 0 आ रहा हो, लास्ट में आप अपना यूनिट लगा देना किलोग्राम मीटर पर सेकंड। दिस 0 इज द आंसर। कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है ना तो उसका मोमेंटम 0 है। एनी ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट इट हैज 0 मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ कैन वी इंक्रीज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इस क्वेश्चन में आपसे यह पूछा जा रहा है कि आप किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो बहुत आसान है। देखो मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं ना और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। देखो इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे मोमेंटम न्यूमरेटर में है और इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे मास और वेलोसिटी ये दोनों भी न्यूमरेटर के अंदर है। इसका मतलब मोमेंटम मास और वेलोसिटी दोनों के साथ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि अगर आप एक की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो दूसरे की वैल्यू भी इंक्रीज होगी और अगर आप वैल्यू को डिक्रीज करोगे तो दूसरे की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। तो जो मोमेंटम है वो मास के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। इसका मतलब अगर आप मास को इंक्रीज करोगे तो ऐसा करने से मोमेंटम भी इंक्रीज होगा, और अगर आप वेलोसिटी को इंक्रीज करोगे तो ऐसा करने से भी मोमेंटम इंक्रीज होगा। तो मोमेंटम को इंक्रीज करने के ना यही दो तरीके हैं, या तो आप ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज करो या फिर आप ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज करो। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं। पहले वेलोसिटी का एग्जांपल लेते हैं। देखो आपके हाथ में ना एक बुलेट है, गन होती है ना, गन के बीच में से आपने बुलेट निकाल ली। अब बुलेट आपके हाथ में है, आप अगर ऐसे उसे थ्रो करोगे तो जिसको जाके वो टकराएगी उसको थोड़ा ज्यादा डैमेज थोड़ी होगा, बहुत हल्का सा डैमेज होगा, हल्की सी चोट लगेगी, हो सकता है बिल्कुल भी चोट ना लगे। लेकिन अगर आप उसी बुलेट को गन से फायर करोगे तब उस पर्सन को अगर बुलेट हिट करती है तो बहुत ज्यादा डैमेज करेगी, क्योंकि जब गन से फायर करेंगे ना तो बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। वेलोसिटी इंक्रीज होने से मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है, और मोमेंटम जितना ज्यादा होता है उस ऑब्जेक्ट से टकराने पे उतनी ज्यादा चोट लगती है। क्लियर हुआ? मोमेंटम को इंक्रीज करने का दूसरा तरीका था कि मास को इंक्रीज कर दिया जाए। अब ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा तो उसके अंदर मोमेंटम भी उतना ही ज्यादा होगा। इसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल देखो, एक ना छोटी सी कार है, जो टॉय कार होती है ना, प्लास्टिक की जो कार होती है, तो प्लास्टिक की कार अगर सामने से आ रही है और आके वो किसी के पैर से टकरा जाती है तो उसे कुछ ज़्यादा चोट थोड़ी लगेगी। लेकिन जो एक्चुअल कार होती है, एक्चुअल कार अगर उतनी ही स्पीड पर आ रही हो, वो अगर किसी के पैर के ऊपर से निकल जाए या पैर से टकरा जाए तो फिर काफ़ी ज़्यादा पेन होगा, क्योंकि मास ज़्यादा है। मास ज़्यादा होने से मोमेंटम ज़्यादा हो जाता होता है, और जितना ज़्यादा मोमेंटम होता है उस ऑब्जेक्ट से टकराने पे उतनी ज़्यादा चोट लगती है। क्लियर हो गया? मोमेंटम को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? दो ऑप्शन है, या तो मास इंक्रीज करो या फिर वेलोसिटी इंक्रीज करो। इन दोनों को इंक्रीज करने से मोमेंटम इंक्रीज होता है, और इन दोनों को अगर आप डिक्रीज करोगे तो ऐसा करने से मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के साथ। आप अपना आंसर ऐसे लिखोगे, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। जो मोमेंटम है वो मास और वेलोसिटी दोनों के साथ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Momentum of an object can be increased by increasing the mass of the object or by increasing the velocity of object. मोमेंटम को इंक्रीज करने के लिए या तो आपको ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज करना पड़ेगा या फिर आपको ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इस क्वेश्चन में आपसे न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट ये है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो ये कहता है, आप जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे आप उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को उतना ज़्यादा चेंज कर पाओगे। आप ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ज़्यादा फोर्स लगाने की वजह से आप उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के अंदर उतना ही चेंज ला पाओगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये वाले भाई साहब साइकिल चला रहे हैं। अब अगर ये अपनी लेग्स को यूज़ करके ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, मतलब पैडल के ऊपर ज़्यादा ज़ोर से पैडल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फोर्स इंक्रीज करने की वजह से साइकिल की वेलोसिटी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। देखो, अगर आप ये ज्यादा जोर से पैडल करना स्टार्ट करेंगे तो साइकिल की वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी के इंक्रीज होने से मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। तो जितनी ज्यादा फोर्स लगाई जाएगी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में उतना ज्यादा चेंज ला सकते होते हैं। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये वाले भाई साहब हैं, सामने फुटबॉल है। अब इन्होंने फुटबॉल को ना हिट करना है। जितनी ज़्यादा ज़ोर से ये फुटबॉल को हिट करेंगे फुटबॉल की वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये धीरे से हिट करते हैं, मतलब थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं, तो फुटबॉल धीरे धीरे आगे जाएगी, मतलब उसकी वेलोसिटी सिर्फ थोड़ी सी ही इंक्रीज होगी। लेकिन अगर ये ज़ोर से हिट करते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, तो ऐसा करने से फुटबॉल की वेलोसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होगी। जब फुटबॉल आगे की तरफ जाएगी काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी पे जाएगी। तो जितनी ज़्यादा ज़ोर से ये हिट करेंगे, मतलब जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, वेलोसिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब मोमेंटम भी इंक्रीज होगा।
तो फुटबॉल के ऊपर जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई की जाएगी फुटबॉल का मोमेंटम उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो फोर्स लगाने की वजह से ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को चेंज किया जा सकता होता है। जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उसके प्रोपोर्शनल के अंदर ही जो मोमेंटम है वो इंक्रीज होगा। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल देखते हैं। इन भाई साहब को देखो, ये इस ट्रॉली को पुश कर रहे हैं। अब यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, जितनी ज्यादा जोर से ये पुश करेंगे, जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, ट्रॉली की वेलोसिटी उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी और वेलोसिटी इंक्रीज होने से मोमेंटम इंक्रीज होगा। तो फोर्स लगाने से मोमेंटम चेंज हो जाता है। अब आप जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे आप ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को उतना ज्यादा चेंज कर सकते हो। अब मोमेंटम फोर्स लगाने से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई है। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो मोमेंटम इंक्रीज होता है, और जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अगर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो मोमेंटम डिक्रीज होता है। तो फोर्स लगाने से क्या कर सकते हैं, मोमेंटम के अंदर चेंज ला सकते हैं, और जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे मोमेंटम के अंदर उतना ज्यादा आप चेंज लेके आ पाओगे। क्लियर हुआ? तो बस यही है, अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ टू कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम। अब इस क्वेश्चन में आपसे यह पूछा जा रहा है कि मोमेंटम के अंदर जो चेंज है उससे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, कभी भी अगर आपने चेंज निकालना हो ना तो उसका फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अगर आपने चेंज इन टेम्परेचर निकालना है तो फॉर्मूला बनेगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। हमेशा फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होता है, ऐसा करने की वजह से ही चेंज निकलता होता है। अगर आपने चेंज इन प्रेशर निकालना है कि प्रेशर में कितना चेंज आ रहा है तो फॉर्मूला बनेगा फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। अगर आपने चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूला होगा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। और वैसे ही अगर आपने चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला बनेगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्लियर हुआ? तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम का मतलब है शुरुआत में जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, फोर्स लगाने से पहले जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस समय उसका कितना मोमेंटम है। और फाइनल मोमेंटम का मतलब होता है जो आपने फोर्स लगाई है ना, फोर्स लगाने के बाद कितना उसका मोमेंटम हो गया है, उस वैल्यू को बोलेंगे फाइनल मोमेंटम। आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो जिसकी वजह से मोमेंटम के अंदर चेंज आ रहा है, आपकी फोर्स लगाने से पहले जो भी मोमेंटम था उसे बोला जाएगा इनिशियल मोमेंटम, और फोर्स लगाने के बाद जो मोमेंटम होगा उसे बोलेंगे फाइनल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम में से अगर आप इनिशियल मोमेंटम को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ऐसा करने से आपके पास चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। क्लियर हुआ? किसी भी क्वांटिटी में जब भी चेंज निकालना होता है ना, हमेशा यही फॉर्मूला यूज होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अगर आपने चेंज इन टेम्परेचर निकालना है तो फॉर्मूला बनेगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अगर आपने चेंज इन प्रेशर निकालना है तो फॉर्मूला बनेगा फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। और अगर आपने चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूला बनेगा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। और अगर आपने चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो फॉर्मूला बनेगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आगे वाला साइन है ना ट्रायंगल का, ये रिप्रेजेंट करता होता है चेंज इन को। तो चेंज इन मोमेंटम, इसे डेल्टा पी भी बोल सकते हैं। डेल्टा पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है। फाइनल मोमेंटम को P2 से रिप्रेजेंट करते हैं और इनिशियल मोमेंटम को P1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो शुरुआत में जो मोमेंटम था वो P1 है, फोर्स लगाने के बाद जो नया मोमेंटम हो गया है वो P2 है। तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए मास को फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनिशियल मोमेंटम निकालने के लिए मास को इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है ना? देखो, मास यहां पे भी है, मास यहां पे भी है, तो मास कॉमन ले लो। मास को कॉमन लेंगे, यहां से v बचेगा और यहां से u बचेगा, माइनस है तो बीच में माइनस आएगा।
तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला बन जाता है m मल्टीप्लाई बाय v माइनस यू। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सबट्रैक्ट करो और उसके बाद उसे मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसा करने से आप चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हो। क्लियर हो गया? चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलेगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम को P2 से और इनिशियल मोमेंटम को P1 से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए मास को फाइनल वेलोसिटी मतलब v से मल्टीप्लाई करना है। इनिशियल मोमेंटम निकालने के लिए मास को इनिशियल वेलोसिटी जिसे u से रिप्रेजेंट करते हैं उससे मल्टीप्लाई करना है। तो मास कॉमन लो तो ये बन जाता है m इंटू वी माइनस यू। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूव दैट F इज इक्वल टू m इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। हमने प्रूव करना है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला जो फॉर्मूला है ना F इज इक्वल टू m इंटू ए, ये छोटा सा फॉर्मूला है, पर इस फॉर्मूला को हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज करेंगे। न्यूटन के सेकंड लॉ से ये वाला फॉर्मूला बना हुआ है, तो न्यूटन के जो सेकंड लॉ वाले न्यूमेरिकल्स है ना उनके अंदर बार बार हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। अभी इस क्वेश्चन में तो हमने प्रूव करना है इस वाले फॉर्मूला को कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। चलो पहले ना इस डायग्राम के ऊपर आओ आप। देखो ये ना एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास कितना है m किलोग्राम, और स्टार्टिंग में ये वाला ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है u की वेलोसिटी पे, इनिशियल वेलोसिटी u है। फिर आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो। फोर्स कितनी अप्लाई करी है? F फोर्स अप्लाई करी है। कितने टाइम के लिए फोर्स अप्लाई की है? t सेकंड्स के लिए फोर्स अप्लाई की है। और फोर्स लगाने की वजह से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u से इंक्रीज होके v हो जाती है। फोर्स लगाने की वजह से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u से इंक्रीज होके v हो जाती है। डायग्राम क्लियर? एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m किलोग्राम। ऑब्जेक्ट क्या मोशन के अंदर है? हाँ जी मोशन के अंदर है। किस वेलोसिटी पे मूव कर रहा है? u की वेलोसिटी पे मूव कर रहा है। फिर आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करी। कितने टाइम के लिए फोर्स अप्लाई की है? t सेकंड्स के लिए फोर्स अप्लाई की है। और फोर्स अप्लाई करने की वजह से हुआ क्या? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u से इंक्रीज होके v हो जाती है। इतना क्लियर? अब इसी बात को ना आपने अपने आंसर में लिखना है। देखो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m किलोग्राम है, मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी u। शुरुआत में ये वाला ऑब्जेक्ट u की वेलोसिटी पे मूव कर रहा है। अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट फॉर टाइम t। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स F लगाई है। कितने टाइम के लिए लगाई है? t सेकंड्स के लिए लगाई है। आफ्टर t सेकंड्स द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स v। तो फोर्स लगाने की वजह से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u से इंक्रीज होके v हो जाती है। डायग्राम क्लियर? ये डायग्राम को आप एक्सप्लेन कर दोगे। उसके बाद आगे जाने से पहले ना इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इन दोनों की वैल्यू भी निकाल के रख लेते हैं, क्योंकि आगे हमें जरूरत पड़ेगी। इनिशियल मोमेंटम को P1 से रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनल मोमेंटम को P2 से रिप्रेजेंट करेंगे। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है ना मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम निकालने के लिए मास को इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना है, और फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए मास को फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना है। इनिशियल वेलोसिटी u होता है, फाइनल वेलोसिटी v होता है। क्लियर हो गया? तो P1 और P2 इनिशियल और फाइनल मोमेंटम भी हमने निकाल के रख लिया। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे, डायग्राम को आप एक्सप्लेन करोगे और इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम ये दोनों निकाल के रख लोगे। अब आगे चलते हैं। हमने ना न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करना है। न्यूटन के सेकंड लॉ से ही हम इस वाले फॉर्मूला तक पहुंचेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तक। तो अगले स्टेप में अब आप न्यूटन के पहले सेकंड लॉ को लिखोगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। न्यूटन का सेकंड लॉ ये है ना, अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। अब इसी बात को ये देखो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब P2 माइनस P1। क्लियर हुआ? अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। याद हो गया? अप्लाइड फोर्स
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये देखो अप्लाइड फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, रेट ऑफ का मतलब ये डिवाइडेड बाय टाइम, और चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये लिख लोगे। ये आपने लिख लिया तो आगे वाले काफी सारे स्टेप्स तो अपने आप ही हो जाएंगे। बस ये P1 और P2 की वैल्यू पुट करते हैं। P1 का मतलब इनिशियल मोमेंटम, और वो होगा मास मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी U से रिप्रेजेंट करते हैं। P2 होता है फाइनल मोमेंटम, मास मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी। बाकी T का T ही रहेगा, ये F और ये साइन एज इट इज रहेगा। अब देखो न्यूमरेटर में यहां पर भी M है, यहां पर भी M है, तो M कॉमन ले सकते हो, तो M को आप कॉमन ले लो, ये V माइनस यू रह जाएगा ब्रैकेट में, V माइनस यू, ये डिनोमिनेटर वाला T एज इट इज। अब ध्यान से देखना, v माइनस यू अपॉन टी, वो तो एक इक्वल होता है, एक्सलरेशन के इक्वल होता है, यही तो होता है एक्सलरेशन का फॉर्मूला, v माइनस यू अपॉन टी। तो ये v माइनस यू अपॉन टी की जगह पे अगले स्टेप में आप a पुट कर देते हो, तो बन जाता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सलरेशन। क्लियर है ना? याद है ना आपको फॉर्मूला, एक्सलरेशन का फॉर्मूला होता था v माइनस यू अपॉन टी। इससे पहले वाले चैप्टर 8 के अंदर, मोशन वाले चैप्टर के अंदर हमने एक्सलरेशन के बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं, तो वहां पे यूज होता था बार बार। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के अगर आप इज इक्वल टू का साइन लगाओगे तो किसी ना किसी कांस्टेंट को लगाना पड़ता है, और वो कांस्टेंट यहाँ पे फिर k है। ध्यान रखना, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के जब आप इज इक्वल टू का साइन लगाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, k लगाना पड़ेगा। तो m और a का m और a एज इट इज रहेगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के जब आप इज इक्वल टू का साइन लगाओगे तो एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया। अब ये वाली जो बात है ना, ये वाली जो यहां से लेकर यहां तक, सबसे पहले ये न्यूटन ने किया था। अब न्यूटन ने फोर्स का जो एसआई यूनिट है, फोर्स का एसआई यूनिट भी न्यूटन ही है ना, कितनी फोर्स को 1 न्यूटन बोला जाए, वो न्यूटन ने इस तरह से एडजस्ट किया ताकि जो k की वैल्यू है वो 1 आ जाए। फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है। अब सवाल यह है कि कितनी फोर्स को 1 न्यूटन बोला जाए। एक छोटा बच्चा जितनी फोर्स लगा सकता है उतनी फोर्स को 1 न्यूटन बोले, या एक बड़ा सा हाथी जितनी फोर्स लगा सकता है उतनी फोर्स को 1 न्यूटन बोले। तो न्यूटन ने जान के इस तरह से एडजस्टमेंट करी, उतनी फोर्स को 1 न्यूटन बोला ताकि जो k की वैल्यू है वो 1 आ जाए। तो द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स विच इज न्यूटन इज सो चूजन दैट द वैल्यू ऑफ k बिकम्स 1। k की वैल्यू 1 हो जाती है। जैसे ही आप k की वैल्यू 1 पुट करते हो ना, यहाँ पे k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 से तो मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो k हट जाएगा, सिर्फ ये m और a रह जाएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आखिरी पॉइंट आपको समझ में आया? यहां से k गायब कैसे हो गया? k गायब इसलिए हो गया क्योंकि k की वैल्यू 1 है। अब k की वैल्यू 1 कैसे आ गई? न्यूटन ने जो फोर्स का एसआई यूनिट है ना, उसे इस तरह से चूज किया ताकि k की वैल्यू 1 आ जाए। सबसे पहले ये ऐसे करके यहां तक न्यूटन पहुंचे थे। क्लियर हुआ? कितनी फोर्स को 1 न्यूटन बोला जाए? एक छोटा बच्चा जितनी फोर्स लगा सकता है उसे, या एक घोड़ा जितनी फोर्स लगा सकता है उसे, या एक बड़ा सा हाथी जितनी फोर्स लगा सकता है उसे 1 न्यूटन बोले। कितनी फोर्स को 1 न्यूटन बोला जाए? तो न्यूटन ने उसके अंदर एडजस्टमेंट कर दी। न्यूटन ने फोर्स का यूनिट इस तरह से चूज किया ताकि k की वैल्यू 1 आ जाए। जैसे ही k की वैल्यू 1 आती है तो बस k की जगह पे 1 पुट करो, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो m इंटू a रह जाएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ? सुपर इंपॉर्टेंट है ये। दोबारा से करते हैं, पीछे चलते हैं। डायग्राम आपको समझ में आ गया था ना? ये तो पक्का समझ आ गया होगा। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m किलोग्राम है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फोर्स लगाई है, कितने टाइम के लिए फोर्स लगाई है? t सेकंड्स के लिए फोर्स लगाई है। फोर्स लगाने की वजह से होगा क्या? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u से इंक्रीज होके v हो जाएगी। इसी बात को फिर आपने लिख देना है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u। शुरुआत में वो मूव कर रहा है u की वेलोसिटी पे। अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट फॉर टाइम t। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स F लगाई है, कितने टाइम के लिए? t टाइम के लिए लगाई है। आफ्टर t सेकेंड्स द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स v। तो फोर्स लगाने की वजह से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u से इंक्रीज होके v हो जाती है। तो आप डायग्राम बनाओगे और इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दोगे, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम भी निकाल के रख लोगे, P1 और P2 की वैल्यू निकाल लोगे। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। न्यूटन का सेकंड लॉ लिखना है आपने, अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही न्यूटन का सेकंड लॉ है।
अप्लाइड फोर्स पहले स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, फिर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ जहां पर भी हो ना तो डिवाइडेड बाय टाइम होता है वहां पे। बस फिर ये P2 की वैल्यू पुट करी, P1 की वैल्यू पुट करी। P1 होगा मास मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी और P2 होगा मास मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी। मास आप कॉमन ले लो, m कॉमन लेके ये v माइनस यू अपॉन टी बन जाता है, और ये v माइनस यू अपॉन टी ये तो एक्सलरेशन के इक्वल होता है, तो ये v माइनस यू अपॉन टी की जगह पे आपने a पुट कर देना है। फिर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के जब आप इज इक्वल टू का साइन लगाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, और ये वाला जो कांस्टेंट है आगे जाके फिर इस कांस्टेंट k की वैल्यू 1 आ जाती है। इसको आप ऐसे लिखोगे, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन, इज सो चूजन दैट द वैल्यू ऑफ k बिकम्स 1। फोर्स का जो एसआई यूनिट है उसे इस तरह से चूज किया गया ताकि k की वैल्यू 1 आ जाए। तो जैसे ही आप k की जगह पे 1 पुट करते हो, k की जगह पे जैसे ही हम 1 पुट करते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, तो ये रिमूव हो जाता है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस फॉर्मूला को बहुत ज्यादा बार हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिफाइन 1 न्यूटन। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूटन को आपने डिफाइन करना है। फोर्स का एसआई यूनिट होता है ना न्यूटन, तो 1 न्यूटन कितनी फोर्स को बोला जाता है उसकी आपने डेफिनेशन बतानी है। देखो फोर्स का जो फॉर्मूला है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इस वाले फॉर्मूला से ही आप 1 न्यूटन तक पहुंच सकते हो। अगर आप मास की जगह पे 1 पुट करो, एक्सेलरेशन की जगह पे भी 1 पुट करो, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा ना। तो मास कितना होना चाहिए, 1 किलोग्राम का, एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 1 न्यूटन होगी। उतनी फोर्स जो 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा कर दे, उतनी फोर्स को 1 न्यूटन बोला जाता है। उतनी फोर्स जो कि 1 किलोग्राम के मास के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन डेवलप कर देती है, पैदा कर देती है, उतनी फोर्स को 1 न्यूटन बोला जाता है। डायग्राम से समझो, देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास कितना है, एग्जैक्टली 1 किलोग्राम है। अब आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ना फोर्स लगाते हो, फोर्स लगाने की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना, मतलब एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो उतनी फोर्स को 1 न्यूटन बोलते हैं, जो कि अगर 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई जाए तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा कर देती है। उतनी फोर्स जो कि 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई जाए तो उसके अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा कर दे, उतनी फोर्स को 1 न्यूटन बोला जाता है। समझ आ गया? बस इसी बात को आपने लिख देना है। इफ अ फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम, then that force is called 1 न्यूटन। देखो यहां से शुरू करना है, इधर से इस तरफ जाना है। If a force produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of mass 1 kilogram, then that force is called 1 न्यूटन। अगर कोई फोर्स 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा कर देती है एक ऑब्जेक्ट के अंदर जिसका मास 1 किलोग्राम है, तो उतनी फोर्स को 1 न्यूटन बोला जाता है। अगर कोई फोर्स 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा कर देती है 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उतनी फोर्स को 1 न्यूटन बोला जाता है। क्लियर हो गया? इफ अ फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना एक्सेलरेशन पैदा करना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम, ऑब्जेक्ट का मास कितना होना चाहिए, 1 किलोग्राम, then that force is called 1 न्यूटन। तो उतनी फोर्स को हम 1 न्यूटन बोलेंगे। क्लियर? सुपर इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, while catching a fast moving cricket ball, a fielder in the ground gradually pulls his hands backwards with the moving ball, explain why। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्रिकेट की बॉल को कैच करते समय जो फील्डर है ना, वो बॉल के साथ साथ अपने हैंड्स को ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, तो ऐसा वो क्यों करता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के ऊपर।
देखो बॉल को कैच करने के कई तरीके होते हैं। ये वाले भाई साहब अलग तरीके से कैच करते हैं, ये वाले भाई साहब अलग तरीके से कैच करते हैं। पहले इनके केस को देखते हैं कि कैसे बॉल को कैच नहीं करना चाहिए। इधर से फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल आ रही है, इन्होंने अपना हाथ ऐसे कर लिया। अब बॉल को ये एकदम से ऐसे पकड़ लेते हैं, हाथ को ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में या ऐसे नीचे की तरफ मूव नहीं करते। ये देख रहे हो, सीधा उन्होंने हाथ ऐसे रखा हुआ था, जैसी बॉल आई उन्होंने ऐसे बॉल को पकड़ लिया। बॉल तो उन्होंने कैच कर ली। अब अगर आप इन भाई साहब को बोलोगे ना, भाई साहब जरा हाथ दिखाना, तो हाथ आप देखोगे लाल हो चुका होगा, क्योंकि इतनी जोर से बॉल जब स्ट्राइक करेगी ना तो अच्छा खासा पेन होगा इनके हाथ के ऊपर। और ये भी हो सकता है कि इतनी जोर से जब बॉल हिट करेगी तो बॉल इनके हाथ से छूट जाए और नीचे गिर जाए। इस पोजीशन के अंदर कैच करना मुश्किल काम है। अब इस डायग्राम के ऊपर आते हैं। ये वाले भाई साहब देख रहे हो, जब बॉल आई, बॉल को कैच करने के बाद इन्होंने बॉल के साथ साथ अपने हाथों को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। मतलब बॉल को कैच करने के बाद ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाथों को मूव किया। ऐसा करने की वजह से ना ये टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज कर देते हैं। कितने टाइम के अंदर ये बॉल की वेलोसिटी को जीरो पे लेके आ रहे हैं। बॉल हाई स्पीड पे आ रही थी, कैच करने के बाद बॉल अब इनके हाथ में है, मतलब रुक गई है, वेलोसिटी जीरो हो गई है। कितने टाइम के अंदर ये बॉल की वेलोसिटी को जीरो पे लेके आ रहे हैं, वो टाइम इंक्रीज कर दिया। टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज होने से फोर्स डिक्रीज हो जाती है। जो फोर्स है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। फोर्स और टाइम ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर इंक्रीज करें तो ऐसा करने से फोर्स डिक्रीज हो जाती है। पहले एक बार फॉर्मूला भी दिखा देता हूं आपको, फिर वापस आएंगे। देखो फोर्स का फॉर्मूला ये होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की आप वैल्यू पुट कर दो v माइनस यू अपॉन टी, ये भी फोर्स का ही फॉर्मूला है। तो आप ये भी यूज कर सकते हो और ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, दोनों ही आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इस वाले फॉर्मूले में देखो फोर्स इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे न्यूमरेटर में है, लेकिन जो टाइम है वो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में है। फोर्स न्यूमरेटर के अंदर है, टाइम डिनोमिनेटर के अंदर है। इसका मतलब ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब एक की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो दूसरे की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो टाइम को जब भी इंक्रीज करेंगे तो ऐसा करने से फोर्स डिक्रीज हो जाती है। ये समझ आया? टाइम इंक्रीज करने से फोर्स डिक्रीज हो जाती है। अब ये देखो, जब ये वाले भाई साहब बॉल को कैच कर रहे हैं तो बॉल की वेलोसिटी को जीरो तक लाने के अंदर कितना टाइम लग रहा है, वो टाइम इन्होंने इंक्रीज कर दिया। टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज कर दिया। ऐसा करने से फोर्स डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि टाइम और फोर्स ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक और आपको एग्जांपल देता हूं। ये वाले जो भाई साहब है ना, ये कभी भी अपना मैथ्स का होमवर्क नहीं करते। तो एक दिन मैथ्स वाले टीचर ने सोच लिया कि इनकी तसल्ली से पिटाई करनी पड़ेगी। अब ये वाले भाई साहब मैथ्स वाले टीचर के सामने खड़े हुए हैं, तो मैथ्स वाले टीचर ऐसे हाथ अब लेके आ रहे हैं इनको हिट करने के लिए। होमवर्क वैसे इन्होंने भी नहीं किया, तो ये भी लाइन में लगे हुए हैं। पहले इनकी अच्छे से पिटाई होगी, उसके बाद इनकी अच्छे से पिटाई होगी। लेकिन दोनों के अंदर ना एक खास फर्क है। ये वाले भाई साहब जब उधर से हाथ आ रहा होता है ना, मैथ्स वाले टीचर का हाथ आ रहा होता है पिटाई करने के लिए, बिल्कुल भी मूव नहीं करते, अपने हेड को ना एकदम सीधा रखते हैं। तो हाथ आता है सीधा, जोर से इनके प्यारे प्यारे गालों के ऊपर जोर से पटाखा बजता है। अच्छा खासा इनको पेन होता है। लेकिन ये वाले भाई साहब, अब इनका नंबर आ गया। जब इनकी पिटाई हो रही होती है तो इधर से अगर थप्पड़ आ रहा है ना, तो ये ऐसे इधर मूव कर जाते हैं, और अगर यहां से थप्पड़ आ रहा है तो ये ऐसे इस तरफ मूव कर जाते हैं। तो ऐसा मूव करने की वजह से टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज कर लेते हैं। कितने टाइम के लिए जो हाथ है वो इनके प्यारे प्यारे गालों के साथ कॉन्टैक्ट के अंदर रहता है ना, वो टाइम ये इंक्रीज कर लेते हैं। टाइम इंक्रीज करने से फोर्स डिक्रीज हो जाती है। तो इनको भी 5 थप्पड़ पड़ेंगे, इनको भी 5 थप्पड़ पड़ेंगे, लेकिन इनको जो पेन है वो बहुत कम होगा, क्योंकि इन्होंने टाइम इंक्रीज करने से फोर्स रिड्यूस कर लिया था। क्लियर हुआ? और ये भाई साहब वहीं पर ही खड़े रहे थे, तो इन्होंने टाइम इंक्रीज नहीं किया, तो जब इनको थप्पड़ पड़ेंगे तो बहुत ज्यादा पेन होगा। इस तरह से अगर कैच करेंगे ना तो हाथ के ऊपर बहुत ज्यादा पेन होगा, जोर से लगेगी। इस तरह से कैच करेंगे तो टाइम इंक्रीज कर देते हैं। टाइम इंक्रीज करने से फोर्स का जो इफेक्ट है वो ग्रेटली रिड्यूस हो जाता है। क्लियर हो गया? अब आते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के ऊपर। आप अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, अप्लाइड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। सबसे पहले तो जो मेन जो खास मुद्दे की बात है ना, वो आपने बता दी कि जो अप्लाइड फोर्स है वो टाइम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब टाइम को अगर इंक्रीज करेंगे तो फोर्स डिक्रीज होगी।
एक को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा डिक्रीज होगा। साथ में दोनों फॉर्मूलाज पे लिख देना, फिर आगे आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे। While catching a fast moving cricket ball, the fielder pulls his hands backwards with the moving ball. In doing so, he increases the time during which high velocity of the moving ball decreases to zero. बॉल को कैच करते समय जो फील्डर है ना, वो अपने हाथों को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। इन डूइंग सो, ऐसा करते समय, ही इंक्रीजेज द टाइम, ऐसा करते समय वो टाइम इंक्रीज कर देता है। कौन सा टाइम? जिस टाइम के अंदर बॉल की जो हाई वेलोसिटी है वो रिड्यूस होकर जीरो हो जाएगी। बॉल मूव कर रही थी, हाई वेलोसिटी पे थी, कैच करने के बाद बॉल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। कितने टाइम के अंदर बॉल की वेलोसिटी जीरो तक पहुंची है, वो टाइम फील्डर इंक्रीज कर देता है। इंक्रीजिंग टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीजेस द फोर्स एक्टिंग ऑन हिज हैंड्स। टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट को इंक्रीज करने की वजह से कितनी फोर्स उस फील्डर के हैंड्स के ऊपर लगेगी वो डिक्रीज हो जाती होती है। बिकॉज ऑफ विच ही इज एबल टू कैच द बॉल इजिली, जिसकी वजह से वो बॉल को आसानी से कैच कर पाता है। आपके हाथ के ऊपर अगर कम फोर्स लगेगी तो आप बॉल को आसानी से कैच कर पाओगे ना। कैच करते समय अगर हाथ के ऊपर बहुत ज्यादा पेन होगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा बॉल को कैच करना। क्लियर हुआ? दोबारा से, वाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल को कैच करते समय फील्डर पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड्स, जो फील्डर है वो अपने हाथों को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है विद द मूविंग बॉल। इन डूइंग सो, ऐसा करने की वजह से ही इंक्रीजेज द टाइम ड्यूरिंग विच हाई वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉल डिक्रीजेस टू जीरो। ऐसा करने से वो टाइम इंक्रीज कर देता है जिस टाइम के अंदर बॉल की हाई वेलोसिटी जीरो तक पहुंचती है। इंक्रीजिंग द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीजेस द फोर्स, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट को इंक्रीज करने की वजह से फोर्स जो उसके हाथों के ऊपर लगेगी वो डिक्रीज हो जाती है, और फोर्स जो उसके हाथों पे लग रही है अगर वो डिक्रीज हो जाएगी तो बॉल को कैच करना आसान हो जाएगा, तो वो बॉल को इजीली कैच कर लेगा।